जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक मेरे द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर 4 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा 5th वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया जाना है, जिसका विषय है डिफाइन द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। यानी कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझाते हुए उसके महत्व को बताना है। जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ही इसके इम्पोर्टेंस को बताना है कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू इम्पोर्टेंस ऑफ ए सेपरेशन ऑफ पावर इन ए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। प्रशासनिक विधि में पृथक्करण से क्या लाभ है? शक्ति पृथक्करण के अगर महत्व को हम प्रशासनिक विधि में बताना चाहें तो क्या प्रशासनिक विधि में इसका कोई महत्व है? इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट, मीनिंग यानी अर्थ। सेकंड, रूल्स। 3 रूल्स यहाँ बताए हैं। ऑल पावर इज नॉट इन ए सिंगल हैंड, एक ही हाथ में सभी शक्तियां नहीं होना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब अदर डिपार्टमेंट, अन्य विभाग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। डू नॉट एनी एक्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट, किसी अन्य विभाग के कार्यों को नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इम्पोर्टेंट ऑफ इट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि में इसका महत्व। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं इसमें, मीनिंग। व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ पावर? शक्ति पृथक्करण क्या है? क्या अर्थ है इसका? किसे कहते हैं शक्ति पृथक्करण? जैसा कि शब्द से ही जाहिर है, शक्ति प्लस पृथक्करण, यानी कि किसी एक शक्ति से किसी दूसरी शक्ति को अलग करना, या किसी एक शक्ति से कुछ अन्य शक्तियों को अलग करना। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं कई सारी शक्तियों के बारे में जो एक साथ न होकर उन्हें अलग करने के संबंध में चर्चा का विषय है। हालांकि शक्ति पृथक्करण का जो शब्द है, इस शब्द के बारे में अगर हम प्रवर्तक कहना चाहें कि कौन है, तो इसके प्रवर्तक हम अरस्तु को ही मान सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा ही इसके संबंध में चर्चा की गई और इस शब्द का प्रतिपादन किया गया। यानी कि शक्ति पृथक्करण का जो शब्द है, इसका प्रतिपादन देखा जाए तो अरस्तु ने अपने कार्यकाल में किया था, लेकिन मोंटेस्क्यू ने इसको विशिष्ट रूप से परिभाषित किया है। अगर देखा जाए तो मोंटेस्क्यू ने इसे समझने में आसानी के दृष्टिकोण से परिभाषित किया है, और मोंटेस्क्यू ने इस पर अपने जो विचार दिए हैं, उन विचारों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि शक्ति पृथक्करण से तात्पर्य क्या है। तो विद्यार्थियों, शक्ति पृथक्करण से तात्पर्य है कि कई सारी शक्तियां अगर हम किसी एक व्यक्ति के हाथ में सौंप देते हैं, एक ही व्यक्ति को कई सारी शक्तियों का जनक बना देते हैं कि आप ही सारे कार्य करोगे, तो क्या कोई रोक टोक लगेगी? नहीं, कोई रोक नहीं लगेगी। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं। आप जिस किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कोई भी कॉलेज हो, उस कॉलेज में देख रेख के लिए कई सारे कर्मचारी होते हैं। जैसे गेट से आप एंटर करते हैं तो गार्ड, अंदर जाते हैं तो माली, और अंदर जाते हैं तो प्यून यानी चपरासी, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस इंचार्ज, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, फिर इनके ऊपर होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके ऊपर प्रिंसिपल, फिर डायरेक्टर, चेयरमैन। ऐसे कई सारे पद हैं। कि इतने सारे पदों की क्या जरूरत थी, क्यों रखा गया इतने सारे पदों को? जाहिर सी बात है, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण के तहत ये सारी व्यवस्थाएं हैं।
अगर मान लीजिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्टली ज्यादातर जरूरत पड़ती है टीचर से। अगर पूरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ टीचर्स हों, जो कॉलेज के संबंध में नीतियां बनाना है वही बनाएंगे, तनख्वाह कितनी हो वो ही तय करेंगे, तनख्वाह कम मिले वो ही तय करेंगे, सफाई हो या ना हो, अगर सारी बातें हम सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के ऊपर निर्भर कर देंगे तो नतीजा क्या होगा? परिणाम यह होगा कि निरंकुशता आ जाएगी। तनख्वाह सबसे ज्यादा किसकी होगी? टीचर्स की। तनख्वाह सबसे पहले किसको मिलेगी? टीचर्स को। साफ सफाई में स्टाफ रूम सबसे पहले साफ होगा। सबसे लेट कौन आएंगे? टीचर्स। सबसे जल्दी कौन जाएंगे? टीचर्स। क्योंकि आपने सभी की सभी जिम्मेदारियां टीचर्स के ऊपर दे दी है और आपने टीचर्स को फुल फ्लैश पावर दे दी है कि आप ही नियम कानून बनाएंगे कॉलेज के संबंध में। तो वे कानून कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे जिनसे उन्हें लाभ मिले। तो इस तरह निरंकुशता आ जाएगी। इसलिए सभी के ऊपर कोई ना कोई है, कई सारे लोग हैं, गार्ड, प्यून, गार्डनर, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस इंचार्ज, अकाउंटेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल, ये क्यों है एक के ऊपर एक? जिससे अगर कोई इंफीरियर पर्सन गड़बड़ करता है तो ऊपर का व्यक्ति उसे करेक्ट करेगा। इसीलिए ये व्यवस्था है। और कॉलेज या कोई भी संस्था व्यवस्थित रूप से चलती रहती है जब तक कि उसमें एक के ऊपर एक और एक के नीचे एक, यानी इंफीरियर और सुपीरियर कई सारे लोग काम करते हैं। तो वही व्यवस्था बताने के लिए मोंटेस्क्यू ने बिल्कुल क्लियरली समझाया है कि पावर का सेपरेशन होना अत्यंत आवश्यक है। सेपरेशन पावर इट मस्ट बी कंपल्सरी फॉर ए ब्राइटनेस फ्यूचर ऑफ द कंट्री। भविष्य के निर्माण के लिए, किसी भी कंट्री के अगर भविष्य के निर्माण की बात करें तो उसके लिए शक्ति पृथक्करण का होना अत्यंत आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो निरंकुशता आ जाएगी। सारी शक्तियां एक ही हाथ में देने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। रूल्स, 3 रूल्स हैं। ऑल पावर इज नॉट इन ए सिंगल हैंड। सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए। जैसे बेसिकली अगर मैं समझा दूं तो किन शक्तियों की बात कर रहे हैं? 3 प्रकार की शक्तियों से मोस्टली पूरा देश चलता है। नंबर 1 लेजिस्लेचर यानी विधायिका जो कानून बनाती है। नंबर 2 एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो बने हुए कानूनों को लागू करती है। नंबर 3 जुडिशरी यानी न्यायपालिका। अगर बने हुए कानूनों को लागू करने में कार्यपालिका को कहीं कोई दिक्कत आती है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका हस्तक्षेप करके उस कानून को लागू करवाती है और दंड की व्यवस्था करती है। ये 3 प्रकार के कार्य प्रत्येक देश में किए जाते हैं और वही तीनों प्रकार के कार्यों पर भारत देश निर्भर है। तो ये तीनों कार्य अगर एक को सौंप दे तो परिणाम क्या होगा? हमें ही कानून बनाना है, हमें ही लागू करना है, तो हम अपने मन से अपने पक्ष में कानून बनाएंगे जिससे हमारा लाभ हो। लागू करना है तो हम लागू जब करेंगे जब दूसरे के खिलाफ हो, हमारे खिलाफ हो तो लागू करेंगे ही नहीं। जुडिशरी न्यायपालिका, अगर हम ही न्याय देने लगेंगे तो हमारे खिलाफ कोई मामला आएगा तो उसमें हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे, दूसरा पक्षकार हारेगा। तो ये तीनों ही कार्य, तीनों ही जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। सेकंड, डू नॉट डिस्टर्ब अदर डिपार्टमेंट। अब अगर इन तीनों शक्तियों को हमने अलग अलग कर दिया कि कानून बनाएगी विधायिका, लागू करेगी कार्यपालिका और हस्तक्षेप होने पर लागू करवाएगी न्यायपालिका, तो तीनों को अपने अपने कार्य करना चाहिए, किसी दूसरे विभाग के कार्य स्वयं नहीं करना चाहिए। थर्ड, डू नॉट एनी एक्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट। एक दूसरे का कार्य नहीं करेंगे और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। थर्ड, इम्पोर्टेंट ऑफ इट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्या सेपरेशन ऑफ पावर का इम्पोर्टेंस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में है? भाग्य की विडंबना है विद्यार्थियों कि सेपरेशन ऑफ पावर का इम्पोर्टेंस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नहीं है, यह ना के बराबर है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक सेपरेटली लॉ है और क्वासी जुडिशियल सिस्टम है और इसमें कई सारी शक्तियां एक ही हाथ में देना पड़ती हैं, तभी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ द्रुत गति से कार्य करेगा, अन्यथा ये कार्य नहीं कर सकता है। तो विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।